नाज़रीन, क्रॉस चेक में खुशामदीद। और आपने देखा कि अब से कुछ देर कबल जो है आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के और सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के उन्होंने एक नया सियासी महाज खोला और सवालात जवाबात के अंदर उन्होंने जो पुराने उनके सियासी जो एक तनाज़ा था वो दोबारा उसको ताज़ा कर दिया। जहांगीर तरीन साहब के लिए उन्होंने कहा कि 62(1)(f के तहत अगर जब कोई अमीन और सादिक नहीं रहता तो फिर उनका एक मौका मिलता है सियासी हरीफों को, नून लीग के रहनुमाओं को, कि इस बात पर वो मामला उठाएं कि किस तरीके से वो पार्टी मीटिंग में या मशावरत के अंदर होते हैं। जहांगीर तरीन साहब का एक पूरी एक तारीख़ है इमरान खान साहब के साथ देने में, और उसी के बाद से तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो रहनुमा हैं उन्होंने ख़ुद जहांगीर तरीन साहब के सपोर्ट में काफ़ी बयानात दिए हैं। और हमें पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब का जो तनाज़ा है वो जनूबी पंजाब की सियासत का उस पर लेना देना बहुत है। और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो हामी लोग हैं और उनके जो अंदरूनी हल्के हैं वो ये समझते हैं कि जो गुज़िश्ता इलेक्शंस थे उसके अंदर MPA की सीट पे सलमान नईम साहब को मुबैना तौर पे सपोर्ट किया जहांगीर तरीन साहब ने, और शिकस्त का सामना उठाना पड़ा ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब को, जिनके बारे में ये क़यास आराइयाँ थी इलेक्शन के दौरान कि वो असल में पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और उसके बाद से हमने देखा है कि ख़ुद सलमान नईम साहब तहरीक इंसाफ में आ गए हैं और ख़ुद जो है जहांगीर तरीन साहब उनको लेके इमरान खान साहब के पास गए थे। तनाज़ा पुराना है, महाज क्या ये ज़रूरी था इस वक्त पे जिस वक्त मसाइल बहुत संगीन दरपेश हैं, हुकूमत को महंगाई का मसला है, IMF के पास जाने का मसला है, ख़ुद शरीफ बिरादरान की रिलीफ़ के बाद क्या नून लीग के ख़िलाफ़ उनकी क्या एक स्ट्रेटजी होगी। और फिर ख़ुद लगता यह है कि जो हुकूमत है उसने अपने नई सफ़बंदी की है सियासी माज़ाराई की, और वो है उसका रुख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इमरान खान साहब ने वीकेंड पे घोटकी का दौरा किया, अंदरूनी सिंध का दौरा किया, चैलेंज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और साथ में एक शोशा वहाँ पे छोड़ा गया और वो था ख़ुद बेनज़ीर सपोर्ट जो प्रोग्राम है उसके नाम की तब्दीली का, और साथ में 18वीं तरमीम के उसने विफाक को बहुत ही बोझ तले दबा दिया है। ये दोनों सियासी तनाज़ात हैं या सियासी शोशे हैं। उसके बाद हमने उससे इख्तलाफ राय भी देखी तहरीक इंसाफ की, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये सारे मामला जो है किस तरीके से शेप अप होंगे, किस तरीके से आरिफ जरदारी साहब की सियासत जो है वो जो उनको मुकदमात का सामना है, तहक़ीक़ात का सामना है नायब की, उनकी क्या सियासी हिकमत अमली होगी। और ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब जिनका हमने देखा था माज़ी करीब में एक जाराना अंदाज़ था, और जो हमारी इत्तलात है लगता यह है कि आने वाले दिनों के अंदर उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी आ सकती है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी डेवलपमेंट्स होंगी सियासी। मैं अपने रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस अली नवाज़ अवान साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवान साहब। शैला रज़ा साहिबा ने कराची से वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है, जाना माना नाम है, सियासी रहनुमा है, सियासी कारकुन कई दिहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रह चुकी हैं। अज़मा बुखारी साहिबा नून लीग के साथ मुंसलिक हैं, नून लीग की रहनुमा हैं, बहुत पुरानी एक तारीख़ है इनकी सियासी जदोजहद की। बहुत बहुत शुक्रिया। अली नवाज़ अवान साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना कि चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो आज कहा वो आपने भी सुना, लेकिन नाजरीन को हम पहले सुनाते हैं कि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के लिए सवाल जवाब में मीडिया के सामने क्या कहा। जी अली नवाज़ अवान साहब, ये इस वक्त इन्हें क्यों ज़रूरत महसूस हुई? सवाल और जवाब का सेशन था। और देखें हर बड़ी पार्टी में इंटरनल रिफ्ट्स होती हैं, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स होती है। और देखें पुराने दौर में जिस तरह चौधरी निसार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, अभी भी देखें खाकान अब्बासी साहब और एक तरफ एहसन इकबाल साहब, आपको पता है अभी इनकी तंजीमें न हो रही, उसमें मसाइल होते हैं, ये जेन्युइन चीज़ है। और आपका कई से इख्तलाफ होता है, कई से आप एग्री कर रहे होते हैं, कई के नज़रिए से आप चल रहे होते हैं, कई की पॉलिटिक्स से आप इत्तेफाक कर रहे होते हैं, कई की पॉलिटिक्स से आप इत्तेफाक नहीं करते। मैं समझता हूँ मैं इस तरह ज़्यादा अच्छा इफेक्टिवली काम कर सकता हूँ अगर मैं सीधे हाथ से जाऊँ
और कोई समझता मैं उल्टे हाथ से जो मैं इफेक्टिवली काम कर सकता हूँ। तो दोनों की हमारी पार्टी में बहुत खिदमात है। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े जेन्युइन पॉलिटिकल आदमी हैं, जहांगीर तरीन साहब का बहुत सपोर्ट है और हमेशा से और अब आइंदा भी रहेगा इंशाल्लाह ताला, और बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। और एग्रीकल्चर में उनकी जो आप कहते हैं कि जो उनकी खिदमात है और जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एग्रीकल्चर में अपने आप को आगे लेके गए, तो इंशाल्लाह ताला हम उनकी खिदमात अच्छा देखिए, एग्रीकल्चर की खिदमात वगैरह जाहिर बात है कि वो एक अलहदा वो एक पूरा मौजू है। नहीं, उस मीटिंग को जहांगीर तरीन साहब का एग्रीकल्चर बेस्ड, जहांगीर तरीन साहब का बयान है कि आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ रहूँगा, मैं इमरान खान साहब को जवाब दूँ, शाह महमूद समेत कोई भी मेरी मुल्क की खिदमत से रोक नहीं सकता। मामला बयानबाजी से ज़्यादा संगीन लगता है। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे मसाइल होते हैं पार्टीज़ के अंदर, और ये बिल्कुल आप अगर कहें कि नहीं होता कि जो पंजाब की पीपल्स पार्टी है और जो पहले आप इलेक्शन से पहले अगर आप याद होगा वो कुछ और कह रही थी कि हमारा किसी और तरह हमें इफेक्टिवली काम करना चाहिए, और जो सिंध की पीपल्स पार्टी थी वो डिफरेंटली रिएक्ट कर रही। आपने मीडिया ने रिपोर्ट किया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टीज के अंदर होती है, इसको इतना संगीन जितना आपने बताया इतना बिल्कुल संगीन नहीं है। इंशाल्लाह ताला दोनों पार्टी की खिदमत, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और पार्टी की खिदमत कर देंगे और अपने अपने शोबे में काम करेंगे। अच्छा मिस अज़मा, मैं ज़ाहिर बात है कि और नूर की उसमें हिकमत अमली में मुस्तक़बिल की आता हूँ, लेकिन इस पर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अगर घर के अंदर आग लगी हुई है तो मैं उस पर तरफसरा नहीं करना चाहता, तो आपको ये एक मौका फराहम कर दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, या इंटरनल जो पॉइंट स्कोरिंग थी पीटीआई के रैंक्स में? शुक्रिया अवैस साहब। देखिए, पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि रिफ्ट्स होते हैं, दुरुस्त है, अली अवान साहब की इस बात में एग्री करती हूँ कि होते हैं रिफ्ट्स और आपस में ग्रुपिंग भी होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कानून का है। यहाँ पर जो रूल आपने हमारे लिए सेट किए थे, जो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा करते थे इमरान खान साहब, और ये अभी फवाद चौधरी साहब का आपने ट्वीट सिर्फ कोट नहीं किया, वो भी ज़रा निकाल के देखिए। उन्होंने कहा इमरान खान की मर्ज़ी से वो आए थे और एहतराम किया जाना चाहिए। क्यों जी? इमरान खान साहब क्या बादशाह सलामत है? इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और उनको कानून और आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब जहांगीर तरीन साहब की पता नहीं कौन सी खिदमात है एग्रीकल्चर की, मुझे नहीं मालूम। 3-4 जो मुझे मालूम है वो बता देती हूँ कि जब वो फेडरल मिनिस्टर बने मुशर्रफ के दौर में, तब उन्होंने कर्जे माफ़ कराए और अपने कुक के और माली के नाम के ऊपर उन्होंने जो है वो इनसाइड ट्रेडिंग की, जिसके ऊपर कोर्ट ने भी कहा, लेकिन उनके ऊपर कोई JIT ज़ाहिर नहीं बनी और ज़रूरत नहीं थी। और ये फवाद चौधरी ने भी कहा ये बदकिस्मती था ये फैसला। अच्छा तो पता नहीं बदकिस्मती उनकी थी या कौम की थी कि जो पैसा कंटिन्यू कीजिएगा आप। सिर्फ ये इल्ज़ाम तराशी अलग, लेकिन जो आप कानून कोर्ट कर रही थी वो 62(1)(f, जिसके तहत जहांगीर तरीन साहब को नाअहल करार दिया गया, आप वही कोर्ट कर रही थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ। और ये दोनों फैसले जो हमारे लिए दिया गया और जो जहांगीर तरीन साहब के लिए दिया गया, हमारे ऊपर JIT बनी और उसके बाद सज़ाएं हुई, उनको नाअहल करने के बाद कोई और सज़ा नहीं मिली। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब उनको, चलिए उस पर हमारी रिजर्वेशन मौजूद है कि JIT बननी चाहिए थी, वो पैसे जो इनसाइड ट्रेडिंग के बाद में लेटर लिख के वापस भी किए जहांगीर तरीन साहब ने, तो ये इसके ऊपर ये कहना कि वो इमरान खान की मर्जी थी वो आ गए, ये क्या तरीकाकार है? ये जब वो नाअहल इसलिए तो किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो सादिक और अमीन नहीं है। अब जब वो सादिक और अमीन नहीं है तो फिर वो कैबिनेट की मीटिंग्स में कैसे जा सकते हैं, वो टास्क फोर्स को कैसे चेयर कर सकते हैं, मुझे ये बताइए। मैं बिल्कुल सही है। मैं अब शलरज़ा साहिबा से मैं बात करूंगा, फिर मैं आपके पास नवाज अवान साहब, या आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं कोई? तो मुझे बताइए। 2-3 बातों को उस्मा मुझे नहीं समझ आ रही कि उस्मा ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब गलत हेड करते थे कि जहांगीर तरीन साहब गलत बैठते हैं, मुझे नहीं इनकी बात समझ आई। और जहाँ तक इन्होंने ये बात की JIT की, तो JIT इसलिए नहीं बनाई गई कि जहांगीर तरीन ने सारे सवालों के जितने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सबके जवाब दे दिए थे। ये नहीं कहा था कि ये बेटे से पूछो, बेटे ने ये नहीं कहा था बहन से पूछो, बहन ने ये नहीं कहा था कि दादा अबू को बताएंगे, दादा अबू की, मतलब ये देखें, ये मैं ये बात, मेरी बात कंप्लीट होने दें, तो उन्होंने सारे जवाब दिए थे। इनके तो देखें पहले 6 महीने जो JIT हुई है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सवाल का जवाब नहीं दे सके ये लोग, इसीलिए ये फाइंडिंग्स आई और उसके बाद इनके ऊपर साहब जो बेसिक जो एक प्रीएम्बल है या जो एक बेसिक लॉजिकल पॉइंट है वो 62(1)(f का है। मैं शलरज़ा साहिबा को साहब से मैंने एक सवाल पूछना है, वो आप पूछ लीजिए। मैं शलरज़ा साहिबा को शामिल गुफ्तगू करता हूँ, फिर आप पूछ लीजिए, सवाल पूछना है तो बताइए।
जी, मैं एक तो ये ऑफिशियल कौन सी मीटिंग में नवाज शरीफ साहब बैठे नाअहल होने के बाद, जरा वो बता दें, कौन सी टास्क फोर्स को वो हेड कर रहे थे या कैबिनेट की मीटिंग में गए, वो बता दें। और दूसरी बात ये है कि ये जो उन्होंने अगर जवाबात दिए थे ना, तो जवाबात गुजारिश कर लेंगे, जवाबात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माने, नहीं मिली उनकी भी मनी ट्रेल, तो उनको नाअहल किया गया, खुशी से नाअहल नहीं किया गया था। ठीक है, मैं शरदा साहिबा जो शरदा साहिबा जो प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बेसिकली शरदा साहिबा से पूछना चाह रहा हूं, 18th अमेंडमेंट और बेनज़ीर भुट्टो सपोर्ट प्रोग्राम पे जो बातें हुई हैं, बिलावल साहब ने भी जवाब दिया है, ज़रा वो सुनाइएगा और फिर शरदा साहिबा से पूछते हैं कि ये मामला कितना संगीन है। जी शरदा साहिबा, ये ज़ाहिर बात है कि हम सबको पता है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए किसी भी कानून को बदलने की, और ये अब ख़ुद ये बात आ रही है कि जी हम इसे नाम तब्दील नहीं करना चाह रहे तहरीक इंसाफ की जाने से। फिर भी आपके लिए ये फ़िक्र की बात है? देखिए, मैं इसलिए ज़्यादा फ़िक्र नहीं करती कि अब तक जो भी इमरान नियाज़ी साहब की बातें आई हैं, उनसे ये साबित हो रहा है कि ये बग़ैर सोचे समझे बात करने वाले आदमी हैं, और इसीलिए यू टर्न लेना पड़ता है, और यू टर्न की हिमायत भी बग़ैर सोचे समझे की है। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये नाम ऐसा है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो नवाज़ शरीफ साहब, PMLN की गवर्नमेंट भी हमारे साथ पंजाब में बनी, और तमाम जमातें, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तो इसमें ये बात की जा रही थी कि कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए जिससे फौरी रिलीफ हो। तो फिर ये प्रोग्राम हुआ, और इस पे तमाम जमातों ने, हालांकि हम 342 के ऐवान में 126 थे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम को सबने एक्सेप्ट किया। हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, और फिर ये बाकायदा एक्ट बना। तो अब इन्हें ये तो 2/3 मेजॉरिटी, तो आपको जब कोई चीज़ को ख़त्म करना होता है और जब चाहिए होती है, और क़ानून बंद सिंपल मेजॉरिटी के साथ जाता है, तो ये हम तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थे, इनको एहसास नहीं है किस शख्सियत के नाम को किस तरह से ये कह रहे हैं और किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं कि एक पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी और ये नाम रखा गया बाकायदा लेजिस्लेशन के थ्रू, और इन्हें उसको ख़त्म करने के लिए 2/3 चाहिए, और ये वही लोग उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने इनके साथ, हमारे साथ बैठ के ये नाम रखा था। तो इनको एक तो परेशानी हम हमेशा से कहते रहे हैं, शहीद जुल्फ़कार अली ने भी लिखा था कि जिस दिन मुझे कब्र में उतारा जाएगा उसके 30 साल बाद तक एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो सियासत होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो चल रहा है। और वो जो एक शायरी की गई थी कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, तो डरते हैं यू टर्न वाले एक शहीद लड़की से। अच्छा, तो मैं ये आपके सिर्फ सवाल यही कहूँगी कि जो अकल से आ रही हैं उनके लिए मैं क्या बात कर बिल्कुल मैं ये जो ज़ाहिर बात है कि अवान साहब, तहरीक इंसाफ का जो इंसाफ सेहत कार्ड है उसके ऊपर PTI का फ्लैग है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी ऑब्जेक्शन की बात तो नहीं है? नहीं, देखिए, मैं तो अल्फाज काफ़ी सोच समझ के बोलने चाहिए कि अल्फाज हर कोई हर तरह के इस्तेमाल कर सकता है और हर एक पे बात की जा सकती है। जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा था कि चीज़ें सही समझ में और अच्छी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन होनी चाहिए। देखिए, कफ़ालत और तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम एक हम शुरू कर रहे हैं। आप अपोजिशन कह सकती है, गलत कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि BISP में कोई ख़राबी थी, हमने तो बिल्कुल नहीं कहा। हमने ये कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सिमिलर काम कर रहे हैं, लाइक बैतुल माल भी इधर काम कर रहा है, ज़कात एंड इशर भी यहाँ काम कर रहा है, और हम एक डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। हम इनका एक डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं ताकि मतलब जो प्रॉपरली इसको एक मैनेज किया जा सकते हैं। उसके लिए हम एक मिनिस्ट्री बना रहे हैं और उसकी डिजिटाइजेशन करके लोगों को जो कई सिमिलर फील्ड्स में काम करते हैं, देखें जो BISP है वो आपके उसके हम फंड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो उनको पहले स्टाइपेंड मिलता था उसको स्टाइपेंड इंक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब इसके बजट इसका मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। बैतुल माल आप काम कर रहा है, वो लोगों को वो भी उनको हेल्प कर रहा है, वो भी ये जहेज के लिए काम करता है, वो नादिर लोगों को इमदाद देता है। इसी तरह ज़कात एंड इशर है, इसको हम मर्ज करना चाह रही है, बात कर ले, मैं फिर उसको मर्ज करके हम एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, एक नई मिनिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, मिनिस्ट्री का नाम चेंज होगा और फिर भी मैं देखें
अगर BISP के नाम से लोग वाकिफ हैं तो मेरी भी पर्सनल राय नहीं होना चाहिए, इसमें कोई नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो काम कर रहा है तो अच्छी बात है, पर फिर मैं यही करूंगा मोहतरमा शैला रजा के उसमें कि मैं भी बहुत सारी बातें कर सकता। इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हो रहा है तो उसको इंफॉर्मेटिव रहने दें, फिर वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। कौन क्या करता रहा है वो फिर अलग बात है। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई कानून सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकता है, लेकिन ख़त्म करने के लिए, रिपील करने के लिए 2/3 चाहिए। दूसरी बात मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उन घरों के लिए था जो स्कोर मीटर में 16 से भी नीचे थे, और इसमें एक बात ये थी कि इसके कुछ कंपोनेंट्स थे। मैं बिल्कुल सही है। मैं अज़मा बुखारी साहिबा, ये बताइएगा कि जो आज आपकी बैठक थी मशावरत की, लगता ये है जो सियासी हलकों में बात हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो आपकी कुर्बतें बढ़ रही थी वो अब उसी होंगी इस रिलीफ के बाद। आज मशावरत की जो बैठक थी आपकी, उसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खुर्शीद शाह साहब थे, उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए पार्टिसिपेशन थी। क्या वाकई में इस थ्योरी के अंदर जान है या आप इसको रूल आउट करती हैं? पहले तो मैं सिर्फ कमेंट करना चाहती हूँ जो पिछला बिस्प वाली बात है। देखिए, मुझे बड़ी हैरत है कि अगर आपकी नीयत ख़राब नहीं है और इस प्रोग्राम से अगर आपको खौफ नहीं है तो फिर वो जो है वो उसका नाम नज़र ना आए। और ये यहाँ पर भी डिवीजन है, वो सिंध वाले कुछ और कह रहे हैं, वो अब तो फुटेज सामने आ चुकी है जिससे इमरान खान साहब से मुतालबा किया गया, उन्होंने कहा बिल्कुल हो गया, ये नाम मैंने बदल दिया। उनको एक्चुअली मालूम नहीं है रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, लॉ बनता कैसे है, लॉ रिपील कैसे होता है। उनको पता, उनका ख्याल ये था कि मैंने बस कह दिया तो बस हो जाएगा। ऐसे हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। और फिर यह है कि अगर शौकत खानम जो है, जो चैरिटी के पैसे से आज तक चल रहा है, अगर उसका नाम शौकत खानम हो सकता है तो फिर इस प्रोग्राम के अंदर बेनज़ीर भुट्टो का नाम क्यों नहीं हो सकता? मैं एक ऐड करना चाहूँगा, आप बात पूरी कीजिएगा। मैं आपसे एक पॉइंट यहाँ पे एडिटोरियल पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, ये कि देयर इज अ डिफरेंस। आई पर्सनली सपोर्ट BISP का जो पूरा प्रोग्राम है, उसमें औरतों को एम्पावर किया है रूरल एरियाज के अंदर, बिल्कुल सही बात, लेकिन वो रियासत का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। जो शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल है उसका पैरेलल नहीं, उसका देखिए उसके उससे नहीं, उसमें इसमें उसके अंदर पब्लिक की चैरिटी मनी है और ये बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम है। आप बात खानम भी चंदे से बनी है। नहीं, रियासत तो चंदे से, रियासत के पैसे हैं BISP। नहीं, मैं अगर आप बात करेंगे तो मैं आप पूरा पॉइंट जी, पूरा रियासत के पैसे से शाराएं बनती है तो हिरोज के नाम पे बनती है। अज़मा साहिबा, आप बात पूरी कीजिएगा प्लीज। मेरा मशवरा है हुकूमत को कि नॉन इश्यूज में मत उलझें। खुदा का वास्ता है, आज हमें बात करनी है पेट्रोल की प्राइस के ऊपर, आज हमें बात करनी है बिजली की जो प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, बिजली की जो लोड शेडिंग का एक अज़दा सामने खड़ा है, उस पर बात। प्रॉब्लम इनका यह है कि ये रोज को न कोई कैसा शोशा लेके आते हैं जिससे आवाम की अटेंशन डाइवर्ट की जा सके। और आज आपने इजलास की बात की, इजलास की जो बात की, मैं वापस आ रहा हूँ अज़मा साहिबा, लेकिन जो आपने पॉइंट रेस किया है कि मसाइल बहुत संगीन है, बुनियादी नौ, जिसके अंदर महंगाई भी है, माशी बहरान भी है, उस पर एक बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। और बात कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत को दरपेश मसाइल की, और ये जो सियासी शोशेबाजी है, सियासी तनाज़ात है, कितने ज़्यादा संजीदा हैं और क्या वाकई में आगे चल के ये सारा सियासी जो माहौल है वो एक सियासी महाजराई में तब्दील होगा। अवान साहब, अगर हम सिर्फ बात करें, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जो असल में मसाइल है वो माशी बहरान है, एक महंगाई का मसला है जो जेन्युइन मसला है, जी बात सही है, वो उस पर होना चाहिए या ये BISP का नाम तब्दील या 18वीं तरमीम का शोशा फिर से छोड़ना? हम कहते हैं इन इश्यूज पे बात करें, पर उधर आते हैं तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ जाता है। उनका राइट है खड़ा होना, अपोजिशन लीडर का और पीपल्स पार्टी का। तो एक बात करता है नैब के खिलाफ और दूसरा बात करता है JIT के खिलाफ, अवाम की कोई बात नहीं करता। और टॉक शोज में भी यही देखें, और हम अगर ये हो रहा है लेट्स वो तो आए, हम तो कहते हैं बात करें, हम तो चाहते हैं इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए कि इस मुल्क के साथ इन लोगों ने क्या किया है। अगर हम बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पिछले 5 साल को, अगर हम कहें 957 बिलियन रुपीज़ का आपके पास बजट था, आपने कहाँ लगाया? वो कहते हैं आप 18वीं तरमीम के पीछे पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट कहती है
कि थर में आप कहते हैं कि आपने 106 अरब रुपए लगा दिए और नॉट अ सिंगल ग्लास ऑफ वाटर जो आप क्लीन दे सके वहाँ के लोगों को। आप कहते हैं 18वीं तरमीम पे बात होगी शुरू हो गई है। हम कहते हैं थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, जी बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि आप वो कलंतर की बात शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं अवान साहब, देखिए शाहमूद कुरैशी साहब ने एक सियासी शोशा छोड़ा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे जहांगीर तरीन साहब को निशाना बनाया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सियासत अब खत्म हो चुकी है पंजाब में। गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बच्चे अब एक नया फैसला करने वाले हैं कि वो नून लीग में उनकी शमूलियत हो जाएगी। तो एक तरह से एक तीर में दो शिकार कर रहे हैं। एक तो वो अपने मुल्तान के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक दरार डालना चाह रहे हैं गिलानी ख़ानदान के अंदर, सियासी ख़ानदान। दूसरा वो ये चाह रहे हैं कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करीब ना आए पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन अगर आप लोगों ने करा दिए सही तौर पे। तो एक उनकी आवाज़ ज़रा सुनाइएगा शाहमूद कुरैशी साहब की, और फिर हमारे साथ जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं उनके साहबजादे मूसा गिलानी साहब मौजूद हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ ले लेंगे एक मुख्तसर साहब, फिर शाला रजा साहबा के पास जाएंगे। जी मूसा गिलानी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मूसा गिलानी साहब, क्या वाकई में आप लोग नून लीग की तरफ सियासी तौर पर ड्रिफ्ट करने वाले? देखें, ये शाह साहब का अपनी कोई उनकी वहम होगा, उनको वो अपनी सीट बचाना चाह रहे हैं नून लीग के अंदर। क्योंकि आपको याद होगा कि जब उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी तो वो सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलने गए अपने बेटे के साथ, और उनका बेटा क्योंकि मीनार पाकिस्तान वाले जलसे में जा चुका था, और उन्होंने वो ये सोच रहे हैं कि शायद जैसे उनका बेटा उनको पीटीआई में शामिल करवा गया है तो हम भी गिलानी साहबान को बड़े गिलानी साहब को कहेंगे। तो पहली बात तो ये है कि मैं अगर पीपल्स पार्टी में हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी में किसी मजबूरी की वजह से नहीं हूँ, ना अपने वालिद की मजबूरी की वजह से हूँ। मैं पीपल्स पार्टी को खुद पसंद करता हूँ और उसके नजरिए को पसंद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस कौम को कुछ छोड़ कर गई है। जुल्फकार भुट्टो शहीद हो गया लेकिन कौम कुछ दे कर गए हैं। तो ये इनको अपना खौफ है, और ये बुखलाहट का शिकार होकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी की है और आज भी की है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ये देखा है कि 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं एज एमएनए मुझे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 218 में पीपल्स पार्टी को मुझे 43,000 वोट पड़े हैं इधर, और इनके बेटे को 42,000 वोट पड़े हैं। और जो ये यूनियन काउंसिल बैठ के गिनवा रहे थे, वो यूनियन काउंसिल 2013 में जब शाह महमूद के मुकाबले में मैं लड़ा था तो शाह महमूद साहब को भी मैंने शिकस्त दी थी यहाँ पर, तो वो इसलिए परेशान। अच्छा ठीक है मूसा गिलानी साहब, दो पॉइंट आपने किए कि एक तो आप नून लीग की तरफ नहीं जा रहे और दूसरी तरफ जाहिर बात है कि आप जो है वो कह रहे हैं कि एक लोकल पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। लेकिन एक और हकीकत अवान साहब के जो प्रोविंशियल असम्बली की जो बाई इलेक्शन था उसके अंदर पीटीआई का नुमाइंदा जीत गया। शाला रजा साहिबा, ये जो शाहमूद कुरैशी साहब जो बयान दे रहे थे उसके अंदर क्या है कि अब पीपल्स पार्टी इस वजह से नून लीग के साथ जा रही है ताकि पंजाब में कहीं अपनी खोई साख को फिर से बहाल कर सके। अवाम को ये तो कहते हैं कि पाकिस्तानियों सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी, असद उमर कहते हैं चीखें निकलेंगी, लेकिन ये थर नहीं जाते जहाँ पे 330 मेगावाट जो हैं वो नेशनल ग्रिड में शामिल होकर पाकिस्तानियों को बिजली दी जा रही है। ये उस पाकिस्तानियों को ये मुबारकबाद नहीं देते कि थोड़े दिनों बाद यही 1100 मेगावाट हो जाएगी। पाकिस्तानियों तुम्हें सिंध से खुशखबरी मिली है, तो ये नहीं कर सकते क्योंकि इनका दम निकल जाएगा। पंजाब के अंदर जो क्लेम है शाहमूद कुरैशी साहब का, उस पे ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आजमा साहिबा से आज की मुशावरत जो बैठक जो हुई है उस पे। मैं ये समझती हूँ कि इस डिज़ाइंड इंजीनियर्ड इलेक्शन में भी हम एक बेहतर रिजल्ट की तरफ बढ़े पूरे पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह हम एक नज़रिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें कोई इस तरह से मिल गया कि रात में जो है वो रिजल्ट बदल दे, फॉर्म 45 चुरा के हमारे हक में फैसला दे दे, तो हमारे भी फजूल किस्म की बातें हो सकती हैं, लेकिन हम अपने नजरिए के साथ खड़े हैं। और नजरिया किसी को समझ आता है, किसी को नहीं समझ आता। ठीक है। मैं अज़मा साहिबा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये जो कुर्बतें बीच में हम देख रहे थे, क्या वो अभी बरकरार रहेंगी? और आपकी आज मुशावरत बैठक में खुद फिज़िकल प्रेजेंस नहीं थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की
जो आज आपकी बैठक हुई है? स्टेटमेंट के ऊपर जो आपने कहा कि जी बहुत कोई शायद फासले होने वाले हैं, तो इस पर यू टर्न ले ले। वैसे भी यू टर्न अब हमारा जो है वो कौमी निशान बन चुका है। तो बिल्कुल आज जो इजलास हुआ है उसमें शाह साहब जो हैं वो उसका हिस्सा थे, और JUIF के भी जो रहनुमा हैं वो इसका हिस्सा थे, और उसके ऊपर पूरी जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है और मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। और ये बात अपोजिशन पार्टियां आखिर कब तक जो है इस हुकूमत को कंधा फराहम करते रहेंगे हुकूमत चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत चले, लेकिन इस हुकूमत के चलने से मुल्क का क्या हाल हो रहा है यकीनन उसके ऊपर जो है वो हम नज़रअंदाज उसको नहीं कर सकते। अब मैं आपको सिर्फ एक ट्वीट पढ़ाना चाहती हूँ असद उमर साहब का, जो उन्होंने 1 मार्च 18 में किया था कि हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने का बहाना कर रही है, अवाम को ये नहीं बता रही कि डीजल पर फी लीटर 26 रुपये और पेट्रोल पर फी लीटर 21 रुपये टैक्स वसूल कर रही है इस महीने में भी, इसलिए हुकूमत के हाथ हमेशा अवाम की जेब में जा रहे हैं। उसके बाद 1 फरवरी 16 को उन्होंने ये कुछ कैलकुलेशन हमें करके बताई कि पेट्रोल प्राइस विदाउट टैक्सेस बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रडिक्शंस आई नो 24.5, सो टोटल टैक्स जो है वो 52% जो है जो अरस्तु हमें बन के बता रहे थे उमर साहब, अब क्यों नहीं दे रहे हैं लोगों को पेट्रोल की प्राइसेस में? बाय द वे इंटरनेशनली ब्रीफ कमेंट दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। आप दोनों बातों पे, एक तो ये कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, आप क्या समझ रहे हैं रिलीफ के बाद शरीफ बिरादरान की थोड़ा फासला बढ़ेगा? और आप भी यही कोशिश कर रहे हैं सियासी तौर पर? नहीं, हम नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में कहा है नहरो शनौर पत्नी कोई बात की थी। अच्छा, वो जो ट्रेन मार्च के दौरान कहा है और कोटलक जेल में उन्होंने नजरियाती तौर पर कहा था। गिलानी साहब ने शाह साहब के बारे में कहा कि उन्होंने जब पीपल्स पार्टी छोड़ी थी तो नून लीग इस तरह बात करते हैं कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पहले आपको पता है ज़िया-उल-हक के साथ थे और फिर नून लीग के साथ अटैचमेंट थी, शायद उस कुर्बत से उन्होंने कहा शायद दोबारा वो अपनी मदर पार्टी में जाना चाह रहे हैं। और देखें तो कुरैशी साहब भी थे। मेरी बात करूं चला आप कीजिए, मैं मूसा साहब की बात का जवाब दे रहा था। आप मूसा नाम तो नहीं, आपका नाम तो शैला है, आपका नाम तो, मैं मूसा साहब भी आए थे ना, मैं उनका बात कर रहा था। मैं जो दूसरी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें पीपल्स पार्टी जो बात की है, आप कवर करते हैं, सारी सियासत को कवर करते हैं। पूरी पार्टीज ने मिल के हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और 7,000 वोटों से हार गए। पीपल्स पार्टी का टोटल वोट उठा के देख लें जो पंजाब में इस वक्त है, कुछ जीती हैं इनकी वो शख्सियात जीती हैं, बिल्कुल जीती हैं। उसके अलावा आप उनका वोट उठा के देख लें। पीपल्स पार्टी देखें इनको काम करना क्या पड़ेगा, फिर मैं ऐसी बात करूंगा। देखें इनको देखना पड़ेगा कि इनकी पार्टी नीचे पहले पूरे बेनज़ीर शहीद की वजह से कहते हैं चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर सुकड़ती सिंध तक आई, अब रूरल सिंध में आ गई है। ये इनको देखना पड़ेगा कि इनको अपनी पार्टी की लीडरशिप में किसको चेंज करना पड़ेगा कि दोबारा वाइब्रेंट पार्टी बन सके। और हमें हमेशा पीपल्स पार्टी वाइब्रेंट अच्छी लगी है, बहुत जबरदस्त पार्टी है। अब जरा मैं उज़मा की तरफ आ जाता हूँ, जरा छोटे से ब्रेक और अज़मा साहिबा को आप जवाब दे दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस। ये जाती है सर हमारे। वेलकम बैक। और जाहिर बात है कि गर्मा गर्म बहस है जिसमें सियासी कुर्बतों के, सियासी दूरियों की, सियासी तनाज़ात की बात हो रही है और साथ साथ में महंगाई का जो बहरान है। और मैं समझता हूँ अवान साहब, नून लीग जो है आपके माशी जो क्राइसिस है उसको टारगेट करना चाह रही है, आप लोग टारगेट करना चाह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें ना हों। और पीपल्स पार्टी को जाहिर बात है कि परेशानी भी है कि रिलीफ के बाद शरीफ फैमिली या उनकी नून लीग की पॉलिटिक्स क्या वही रहेगी जो रिलीफ से पहले रहेगी? 3 पॉइंट से आप सिर्फ पहले कर लीजिएगा जिस पे आप पे बात आ रही है महंगाई पर। ट्वीट्स याद करेंगे अज़मा साहिबा ने जो ये शायद एहसन इकबाल की ट्वीट्स भी इसी प्रोग्राम में सुना देती तो मैं बड़ा ज़बरदस्त समझता हूँ उज़मा को। जब नून लीग की गवर्नमेंट आई थी मई 2013 में 97 रुपीज़ प्राइस थी। अक्टूबर 2013 में जो प्राइस थी वो 113 रुपये पे चली गई। अगस्त 2018 में ये प्राइस 95 रुपीज़ थी। हम इनको सवाल क्या करना चाहिए था? उसका सवाल ये करना बनता था कि आप हमें ये बताएं कि जो पेट्रोल लेवी है, जो पेट्रोलियम लेवी है और जो जीएसटी है, इनको बताना चाहिए था हम 32% पे लेते थे, आप 17% पे क्यों ले रहे हैं? इनको कहना चाहिए था कि जो पेट्रोलियम लेवी है हम लोग उसे चार्ज कर रहे थे 11 रुपए। आज आप उनको 6 रुपए कम और उसके बाद आखिरी कुछ मिनट हैं तो इसको कंक्लूड भी करना है। दिस इज नॉट द वे, लेट मी स्पीक ऑन इट। और इनको बताना चाहिए था सागदार साहब ठीक थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब ठीक थे, जो उनकी पॉलिसी ठीक थी। लेकिन जो अवाम है, पता है कि $35 अरब 35 डॉलर पर बैरल गया है
7 अरब डॉलर की मैं बिल्कुल सही है, फॉरेन रिजर्व में फायदा हुआ है। और आज ये जो छोड़ के गए मैं बिल्कुल अवान साहब मैं बताऊं, देखिए साहिबा इसको कंक्लूड कर रहे हैं। मैं तो अपनी बात आप ये बताइए, ये जो माशी क्राइसिस है, ये जो सियासी इस वक्त सिचुएशन है, उससे जाहिर बात है कि अवाम ही मुतासिर है ना, तो अपोजिशन की भी एक जिम्मेदारी है कि किस तरीके से आगे अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमें हर जगह पे घसीटें, लेकिन मुल्क को आगे ले जाने के लिए अवाम को तो ज़िंदा रहने का हक़ दे दें। तो मैं इनसे यही कहती हूँ, हमारे कीड़े आप हम में रहने दें। बेहतर यह है कि जो इनकी कारकर्दगी है उसको ये बेहतर करें। इस वक्त 1 अप्रैल से जो महंगाई का तूफान आने वाला है, उससे अवाम इनको छोड़ेगी नहीं। ठीक है, हमें छोड़े या ना छोड़े, अवाम इनको छोड़ने वाली नहीं है। इनको चाहिए था कि कुछ अपनी पॉलिसीज लेकर आते, कोई माशी पॉलिसी लेकर आते। जी अज़मा साहिबा प्लीज कंक्लूड कीजिएगा कि आप। जी प्लीज। देखिए, हमारे पीछे छुपना छोड़ दें। अब ये जो है, ये वो मोहल्ले वाली लड़ाइयाँ नहीं चलेंगी। आप हुकूमत में हैं, आप कंटेनर पर नहीं हैं, आपको परफॉर्म करना है। और ये अभी जो ये होगा, अभी देखिए ना, जो अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ लें सिर्फ, मुझे तो छोड़ें। स्टेट बैंक ने जो इन्फ्लेशन का हाल किया डबल डिजिट पे, वो आप सुन लें। और ब्लूमबर्ग ने कह दिया है कि दुनिया की 2nd वर्स्ट 3 स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान की इस वक्त। हम इसको जो है स्टॉक एक्सचेंज को 54,000 पे ले गए थे। थैंक यू वेरी मच। आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान को कहां ले गए। करप्शन में तो पहले नंबर पे चला गया था। मैं और बात करने की कोशिश कर रहा था कि इनको ये भी पूछ लें कि उस वक्त $35 पर बैरल पे था, और जो इन्होंने जीएसटी 32% में पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं रही। उसके बाद अच्छा बिल्कुल, चलो आप ठीक कह रही हैं, आप हमेशा ही ठीक कहती हैं, पर मेरी बात भी सुन लें। हुकूमत के लिए सियासी चैलेंज बड़ा या माशी चैलेंज कड़ा, से अब आवाम आपको छोड़ने वाली नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको आवाम छोड़ने वाली नहीं है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है माशी चैलेंज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। पर करप्शन को नहीं छोड़ेंगे। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत के लिए जहाँ पे और सियासी चैलेंजेस है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल में मौशी जो इस वक्त क्राइसिस है वो है, और उसके अंदर किस तरीके से नूर आज़मा होता है, एक बड़ा इम्तहान और एक बहुत बड़ा टेस्ट आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत के लिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।